दिल्ली ब्लास्ट की जांच लगातार चल रही है। पूरी जांच अभी फिलहाल एनआईए लगातार कर रही है, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर आपने कई सारे डॉक्टर्स का भी नाम सुना होगा। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, ये सब यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर्स एज टीचर भी पढ़ा रहे थे, यानी कि छात्र जो थे वो भी इनके कांटेक्ट में थे और लगातार एक बड़ी साजिश को अंजाम भी देना चाह रहे थे। अब यहीं से एक शब्द निकल कर आया, वो है वाइट कॉलर टेररिज्म। तो ये है क्या और कैसे ये लोगों को प्रभावित कर रहा है? जो आतंकी संगठन है वो वाइट कॉलर टेररिज्म को इतना ज़्यादा बढ़ावा अचानक से क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब तक तो उनके टारगेट में युवा रहते थे, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, उसी को हम जानेंगे। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ मौजूद हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स पर इनकी अच्छी खासी जानकारी है। शैलेंद्र जी, पहले तो यही हम जानना चाहेंगे, वाइट कॉलर टेररिज्म एक शब्द जो अचानक से निकल कर सामने आया, बहुत ज़्यादा प्रचलित भी ये हो रहा है क्या? पहले आप ये समझाइए। देखिए शिवानी, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये दो लेवल पे बात होती है। पहला तो ये एक इंसिडेंट जो हमने देखा, जो लाल किले के पास हुआ, उसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस इकोसिस्टम में कोई एक आतंकी नहीं है, कोई आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि पूरा एक इकोसिस्टम है जो इस तरह के आतंकियों को ना सिर्फ इंडोक्ट्रिनेट करता है, बलगराता है, बल्कि उनको ट्रेनिंग देता है और मोटिवेट करता है कि वो इस तरह के आतंकी हमलों को अंजाम दें। शुरुआत की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की जो गतिविधियां शुरू बहुत पहले से हुई थी। शुरुआत मुजफ्फराबाद से हुई थी, जहां पर कश्मीर में टारगेटेड तरीके से हिंसा फैलाई गई, आतंकवाद फैलाया गया। लेकिन सेकेंड फेज में हमने देखा है कि ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी दूसरे रूट्स के जरिए आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया, जिसमें मुंबई आतंकी हमला भी शामिल है, गुजरात में आतंकी हमला हुआ, यूपी में हुआ। तो ये बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की साजिश रहती है कि जो उनकी पॉलिसी रही है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, तो इस तरह के आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए वो लगातार इस तरह की साजिश करता आ रहा है। लेकिन अब बात है वाइट कॉलर टेररिज्म की। इसमें बेसिक जो डिफरेंस है वो लश्कर और जैश के ऑपरेशंस में है। अगर हम लश्कर की बात करते हैं, लश्कर तोयबा की, तो लश्कर तोयबा में ऐसे युवाओं को जो अनपढ़ होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिसमें अजमल कसाब का नाम सब लोग जानते हैं, तो उनको पैसे के बहाने, उनको मजहब के नाम पर बरगलाया जाता है, लालच दिया जाता है। ये तक कहा जाता है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार का जो रख रखाव हम करेंगे। लेकिन जो जैश का ऑपरेशन है, जैश एक मोर एक तरीके से साजिश करने में, प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। हमने ये भी देखा है कि जो इसका मुखिया है मसूद अजहर, वो खुद एक बहुत बड़ा ऐसा इंडोक्ट्रिनेट करने वाला शख्स है कि जो दूसरों को प्रभावित कर सकता है बहुत जल्दी। हमारे एक अधिकारी हमें बता रहे थे कि जब मसूद अजहर जब जेल में था, कोट बलवल जेल जम्मू में, तो उससे मिलने के लिए अगर कोई 10 मिनट के लिए भी जाता था, वो बाहर निकल के वो एक इन्फ्लुएंस्ड और इंडोक्ट्रिनेट होके वो बाहर निकलता था, यानी कि उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है। तो उस सिस्टम को तैयार किया गया जैश के द्वारा। इसलिए हम जब देखते हैं कि लश्कर के जब अटैक्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जैश के, और जो जैश के अटैक्स होते हैं वो ज़्यादा लीथल होते हैं। भले ही वो उनकी तादाद कम हो, लेकिन वो लीथल ज़्यादा होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट अटैक हमने देखा। और अभी हाल ही में जो ये इंसिडेंट हुआ है लाल किले के पास में, ये एक बड़ा हादसा हो सकता था, ये बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। और माना ये जा रहा है कि इसको बहुत जल्दी इसको बस्ट किया गया, जिसके बाद ये जो धमाका हुआ है ये बहुत जल्दबाजी में हुआ, ये प्लान तरीके से नहीं हुआ, प्लानिंग इससे ज़्यादा बड़ी थी। अब बात आती है इंडोक्ट्रिनेशन की, कि पढ़े लिखे लोग क्यों इस तरफ उनका झुकाव होता है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो जब इस तरह की गतिविधियां होती हैं सीमा पार से, कोशिश ये की जाती है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, खासतौर जैश की तरफ से जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तैयार करना थोड़ा मुश्किल है, इसमें बहुत वक्त लगता है। लेकिन एक बार ब्रेन वॉशिंग करनी बिल्कुल, क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, एक डॉक्टर लेवल का आदमी, इंजीनियर लेवल का आदमी, आप उसे उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। वो आपको लॉजिक देगा कि हम ऐसा क्यों करें। लेकिन अगर आपने उसको इंडोक्ट्रिनेट कर दिया, अगर वो इस तरफ उसको आपने उसको इस तरफ मोड़ दिया कि उसको इस जिहाद की जो बात करते हैं इसमें उनको शामिल होना है, तो उसमें अगर वो कमिटेड एक बार हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा लीथल होता है कि वो पढ़ा लिखा आदमी है और वो एक मकसद के साथ अब ये ऑपरेशंस कर रहा है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो पार्लियामेंट अटैक में जो मेन जो मास्टरमाइंड था, वो उसका नाम सबसे इसमें ऊपर आता है। और वो बताया जा रहा है कि वो भी एक टाइम पे मेडिकल स्टूडेंट रह चुका है, जिसको लेकर अफजल गुरु को लेकर काफ़ी विवाद, वो भी कश्मीर से ही था। तो इसको किस तरह से एक स्टूडेंट को
जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, जो जानता है, जो दुनियादारी जानता है, जो कमाई कर रहा है, उसको इंडोक्ट्रिनेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जैश का एक प्रोसेस रहा है पिछले कुछ सालों में कि ऐसे पढ़े लिखे लोगों को, एक लंबी एक फहरिस्त है, आपको बताऊं मैं, एक फहरिस्त कंपाइल की है एजेंसी के जरिए, जिसमें करीब करीब 35 ऐसे आतंकी हैं जो व्हाइट कॉलर है, यानी कि कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पीएचडी स्कॉलर है, जिसमें अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की, चाहे ओसामा बिन लादेन की बात करें, वो भी इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर था, या फिर हम बात करें अल जवाहिरी की, जो अलकायदा का प्रमुख रह चुका है, वो भी एक डॉक्टर था। तो ये पढ़े लिखे लोग जो है, इनको इंडोक्ट्रिनेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब एक बार अगर इंडोक्ट्रिनेट हो जाते हैं तो ये ही जैश की एक साजिश रही है कि वो पढ़े लिखे लोगों को टारगेट करें। एक बार उनको शुरुआत कहाँ से होती है, अगर हम बात करें कि ये इंडोक्ट्रिनेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, कि इनको किस तरह से जिहाद की तरफ भड़काया जाता है। प्रोसेस ये कहता है, जो एक्सपर्ट जो कई सालों से इसको समझ रहे हैं, उनका ये मानना है कि कुछ ऐसे मौलवियों को आइडेंटिफाई किया जाता है। हर कोई ऐसा नहीं होता, पहले ये साफ करते हैं, हर कोई मजहब के नाम पे इस तरह से आगे नहीं आता है। कुछ मौलवियों को आईएसआई द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, एजेंसी द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है सीमा पार से, और उनको बोला जाता है कि जो रिलीजियस प्लेसेस है वहां पर आने वाले लोगों को बरगलाया जाए। अब मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 में से 20 को आइडेंटिफाई किया जाता है कि इनको हम टारगेट कर सकते हैं, इनको हम ब्रेन वॉश करके इस राह में भारत के खिलाफ जंग में उनको, या जिहाद की जो बात करते हैं, उस तक उनको धकेल सकते हैं। उन 20 में से भी 5 ही ऐसे लोग होते हैं, 3 या 4 ही ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअली उस डायरेक्शन में जाके कहते हैं और ये मानते हैं कि उनको इस कथित जिहाद में जुड़ने की ज़रूरत है, उनको कुछ करने की ज़रूरत है। इसीलिए जो ये प्रोसेस हालांकि बहुत लंबा है, लेकिन जो कोशिश रही है जैश ए मोहम्मद की, वो ऐसे लोगों को तैयार करती है जो कि पढ़े लिखे होते हैं। और इस केस में भी हमने देखा कि कश्मीर से कुछ डॉक्टर्स जो यहाँ अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, न सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे बल्कि वहाँ पढ़ा रहे थे, डॉक्टर वो खुद भी थे, तो उनको उनका अब सवाल ये खड़ा होता है कि उनका इंडोक्ट्रिनेशन किया किसने। अब तक ये साफ नहीं होगा, ये जांच का विषय है। बेशक यही जानना जरूरी भी है कि आखिर इनको हायर कौन कर रहा था, कैसे इनके साथ संपर्क साधा गया। लेकिन एक तरीका तो ये भी हो सकता है ना कि जो व्हाइट कॉलर जॉब्स होती है, जैसे आपने कहा पढ़े लिखे लोग, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हम देख ही रहे हैं, इन पर शक भी जल्दी जाता नहीं है, इस वजह से भी इनको हायर किया जा रहा हो। बिल्कुल, एक कवर तो रहता है। देखिए, एक पढ़े लिखे इंसान का जो कि एक डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर का एक बड़ा रुतबा होता है, आसान भी नहीं है, एक बड़ा रुतबा डॉक्टर का भी होता है एक सोसाइटी के अंदर। डॉक्टर को बहुत तो भगवान भी मानते हैं कि वो जान बचाने वाला एक ऐसा प्रोफेशनल है जो जान बचा सकता है, लेकिन वो जान लेने पर उतारू हो जाएगा, इस पे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और हमारे कुछ एक्सपर्ट से भी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि कश्मीर में जो कुछ ऐसे मैक्सिमम डॉक्टर जो कश्मीर से नाता रहा है, तो वहाँ पर डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि उन्होंने वायलेंस बहुत देखा है। कश्मीर में जो वायलेंस हुआ था पिछले, जब से मिलिटेंसी वहाँ पर शुरू हुई है, तो वो एक टारगेट एक प्रोफेशन हो सकता है। इसीलिए जैश जो है वो लगातार कोशिश करता है कि ऐसे पढ़े लिखे लोगों को बरगलाया जाए। लेकिन इसमें देखिए, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें किसी एक ऐसे आदमी को लॉजिक देकर आप उसको इस राह पर नहीं ला सकते हैं कि आपको ये लड़ाई लड़नी है। लेकिन इसके लिए लगातार कोशिश रहती है मौलवियों के जरिए, और फंडिंग लगातार इसकी होती रहती है। लेकिन ऐसे में ये कहना कि हर कोई इस रास्ते पे चला जाएगा, वो गलत है। लेकिन ये ज़रूर है कि टारगेटेड तरीके से जैश लगातार काम कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों ये भी इनपुट्स आ चुके हैं कि जैश ने एक नई महिला ब्रिगेड की शुरुआत की है, जहां पर वो महिलाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मसूद अजहर की जो सिस्टर है, वो इसमें लीड लेंगी और महिलाओं की एक ब्रिगेड तैयार की जाएंगी, ताकि आने वाले टाइम में महिला आतंकियों को भी हम इन एक्शन देख सकते हैं, जो भारत में आतंकी हम लोग अंजाम दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने ये कदम ऐसे मौके पर क्यों उठाया है। अगर पाकिस्तान के इससे तार जुड़ रहे हैं, अगर जैश से इसके तार जुड़ रहे हैं, तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये ऐसा वक्त क्यों है कि जब हमने देखा है कि अब से 6 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, और उसके बाद ये माना जा रहा था कि पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, क्योंकि जैश को टारगेट किया गया था, उस जैश के ठिकानों को टारगेट किया गया था। तो ऐसे में ये वो मोमेंट क्यों आया कि जैश जो है इस तरह के एक्टिविटीज को फिर से एक बार हवा दे रहा है। माना यह जा रहा है कि मसूद अजहर की जो परिवार मारा गया है, तो उसमें बदले की भावना से, जो ये कहा जा रहा है कि मसूद अजहर की बदले की भावना है कि उसके परिवार को टारगेट किया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो ये बदले की भावना में भारत पर इस तरह के आतंकी हमले कराने की एवज में कदम उठा रहे हैं। और इसी बीच अगर हम लश्कर की बात करें, तो हाफिज सईद को लेकर भी एक बड़ा स्टेटमेंट पिछले दिनों सामने आया था। उनका एक बहुत करीबी इसने ये बयान दिया था कि आपको लगता है कि हाफिज सईद इस वक्त खाली बैठे हुए हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, अब वो बांग्लादेश के जरिए भारत पर हमला करने की फिराक में है। बेशक आतंकी कभी खाली तो नहीं बैठ सकते, उनकी बुद्धि दिन भर भारत को लेकर ही चलती रहती है, उनके कई तरीके के बयान भी बीच बीच में आते रहते हैं, तो उससे साफ क्लियर होता है कि कुछ ना कुछ तो अंदर चल रहा है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, अब तक तो ये जो जम्मू कश्मीर के जो युवा थे उनको टारगेट करते थे, उनको बरगलाना भी बेशक आसान था। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने
ऐसे लोगों को चुनना शुरू किया जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो मनाना भी बहुत ज़्यादा कठिन है। ये क्यों, उनका जो झुकाव है उनकी तरफ क्यों बढ़ने लगा? देखिए ये क्योंकि रीसेंट इंसिडेंट है जहां पर हम देख रहे हैं कि लाल किले में जो अटैक हुआ, जो धमाका हुआ, उसके बाद उसकी जब जांच अब हो रही है कि इसके पीछे कौन है। कोई ऐसा कोई मौलवी है, हालांकि कुछ खबरें ऐसी आ रही कि कोई जम्मू कश्मीर से एक मौलवी गिरफ्तार हुआ है। का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन जो ये प्रोसेस है या ये जो प्रकरण है ये नया नहीं है जी। इससे पहले भी, जैसे मैंने आपको बताया कि अफजल गुरु है, अफजल गुरु भी एक स्टूडेंट रह चुका है मेडिकल का। वो पहला साल खत्म करने के बाद उसने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और वो छोटे मोटे जॉब्स करने लगा और बाद में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया था। लेकिन उसके बाद ये पहला इंसिडेंट नहीं है, ऐसा पहला इंस्टांस नहीं है। इससे पहले भी हमने देखे हैं कि पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर जो लोग हैं, चाहे इंजीनियर, जो लिस्ट की अगर जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर आप इसमें ऊपर से देखें तो इसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी के हैं। इससे पहले हमने देखा है कि एक गज़वाए हिंद की योजना में शामिल एक डॉक्टर गिरफ्तार हुआ था मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से 3 अगस्त इसी साल। इससे पहले जर्मनी में क्रिसमस मार्केट पर आतंकी हमला हुआ था, साजिश नाकाम हुई थी इसकी हालांकि। तो उसमें भी तालिब ए के नाम से एक शख्स था जो कि डॉक्टर था, और अलकायदा से जुड़ा जो अल जवाहिरी है वो भी एक डॉक्टर रह चुका है। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसका प्रोफेशन का उनके इंडोक्ट्रिनेशन को लेना देना नहीं है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी अगर इंडोक्ट्रिनेट हो जाता है, अगर वो उसका ब्रेन वॉश करा दिया जाता है तो वो ज़्यादा लीथल हो सकता है, क्योंकि उसकी प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन बड़े पैमाने पे हो सकता है। इसीलिए हमने देखा कि जो ये मॉड्यूल बस्ट हुआ, शुरुआत फरीदाबाद से हुई थी। फरीदाबाद के बाद हमने जम्मू कश्मीर में भी देखा, उसके तार यूपी से भी जुड़े थे, गुजरात में भी कोई एक्शन हो रहा था। तो कहीं ये जो तमाम एक्शन हो रहे थे और एजेंसीज के पास इस बात के इनपुट थे कि इस तरह की हरकतें हो रही हैं, इसीलिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी पुलिस द्वारा, जिसके बाद इसको बस्ट किया गया। और आनन फानन में वो जो उमर है, जो गाड़ी उस वक्त चला रहा था, माना जा रहा है कि वो जब वहां से उस इलाके में पहुंचा था तो वो प्लान तरीके से नहीं था। वो धमाका जो है वो जान चलती गाड़ी में धमाका हुआ था, वो प्लान तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया था। ना ही वहां पे गड्ढा हुआ, ना ही इसमें स्प्लिंटर्स थे, ना इसमें कीलों का इस्तेमाल हुआ था। और यहां तक अभी तक आरडीएक्स को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो धमाका हुआ है वो प्लान तरीके से नहीं हुआ, इसलिए डैमेज भी शायद इतना ज्यादा एज कम्पेयर नहीं हो। लेकिन ये एक बड़ी साजिश हो सकती थी जिसको समय रहते एजेंसीज ने इसको बस्ट किया, जिसके बाद अभी भी हम देख रहे हैं कि आज भी कश्मीर में लगातार ऑपरेशंस जारी है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां पे जगह जगह लोगों को डिटेन भी किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ये वन ऑफ इंसिडेंट है या ये अभी आगे भी बढ़ेगा। लेकिन जानकारी ये मान रहे हैं कि यह वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है, क्योंकि मसूद अजहर ने कहा है कि वो बदला लेगा। तो ऐसे में जो ये एक ऐसा मॉड्यूल जो बस्ट किया गया, लेकिन ऐसे कितने मॉड्यूल और हो सकते हैं, ये अपना एक बड़ा सवाल है सुरक्षा एजेंसी। शैलेंद्र जी, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी, जो लिस्ट आप बता रहे थे, हमने कई सारे नाम इसमें देखे, सबकी गिरफ्तारी अलग अलग जगहों से हुई है। ये बड़े शहरों में जाकर वहां पे ड्यूटी कर रहे थे, वहां पे जॉब्स कर रहे थे, सब पढ़े लिखे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। एक चीज कॉमन इनमें से सबसे ज्यादा वो है कि कश्मीर से भी है। तो क्या जो आतंकी संगठन है उनका ये भी टारगेट है कि चलो कश्मीर तो हमारे सेंटर में है ही, वहां तो हम युवाओं को बरगला लेंगे, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग और शहरों में जाते हैं, यानी कि जो पूरा नॉर्थ है एक तरीके से उसको कवर करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, इनको टारगेट करके, इनका ब्रेन वॉश करके। क्या ये भी एक तरीका हो सकता है? शिवानी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जैसे हमने कहा ये कई वेव्स आई हैं। पहली वेव में ये था कि कश्मीर स्पेसिफिक अटैक्स होते रहे, जब शुरुआत मिलिटेंसी की हुई थी। कश्मीर में आतंकियों को भेजा जाता था, इन्फिल्ट्रेशन कराई जाती थी और वहाँ पर वो इस तरह के आतंकी हमलों को अंजाम देते थे, जो हमने एक बड़ा इतिहास लंबा देखा है। लेकिन जो बाद में ये दायरा है, ये कश्मीर से बढ़ के सेकेंड फेज में पैन इंडिया हो गया। हमने मुंबई से लेकर, गुजरात से लेकर यूपी और सोमनाथ मंदिर, कई ऐसे आतंकी हमले हुए हैं जहाँ पर भले ही बैकग्राउंड में कश्मीर उनका मुद्दा बार बार मुद्दा बताते हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे देश पर लाने की कोशिश उन्होंने की है। जैसे कि उन्होंने कहा, जो उनकी डॉक्ट्रिनेशन थी कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, तो इस तरह के आतंकी हमलों को अंजाम देने से भारत के अलग अलग शहरों में आतंक फैलाने को मकसद रहा है। तो ऐसे में ये एक नया फिनोमिना नहीं है, ये बस तार जुड़ते चले गए। अभी जो हम देख पा रहे हैं कि शुरुआत फरीदाबाद से हुई, लेकिन उसके तुरंत बाद यहाँ उसी दिन शाम को धमाका होता है। तो अब इसके तार किस तरह से जुड़े हुए हैं और किस तरह से इनका इंडोक्ट्रिनेशन हुआ है, अब ये बड़ा सवाल है एजेंसी के सामने। हालांकि अब जांच जो है फिलहाल एनआईए कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी 2 बार मीटिंग ले चुके हैं, आज भी उनकी मीटिंग चल रही है। तो किस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जाए। मीटिंग है 5:30 बजे। बिल्कुल, आज कैबिनेट की भी बैठक होनी, जिससे पहले सीसीएस की मीटिंग भी होनी है। तो किस तरह से एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से इस रेडिकलाइजेशन को रोका जाए, क्योंकि रेडिकलाइजेशन एक बड़ा मुद्दा रहा है और जो गवर्नमेंट एजेंसीज भारत की हैं वो लगातार इस दिशा में भी कदम उठा रही हैं कि रेडिकलाइजेशन को कैसे रोका जाए। क्योंकि देखिए, अगर आपको पता है कि कोई फलाना मौलवी जो है वो
इस मकसद से काम कर रहा है जी। तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, जी। क्योंकि वो कहाँ बैठ के कहाँ कैसे ऑपरेट कर रहा है, और वो जो जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सीक्रेट टूल्स होते हैं, वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके जरिए उनको ट्रैक करना बहुत आसान नहीं होता है, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे भी मौलवी होते हैं जो टिप ऑफ देते हैं जी। कि वो ऐसा काम कर रहा है। लेकिन जो बैकग्राउंड में जिस तरह की साजिश रही है जैश की, वो लगातार ऐसे ही लोगों को निशाने पर लाता है जो पढ़े लिखे हो, जो व्हाइट कॉलर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। और ऐसे में हम ये भी देख पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की काफ़ी कामयाब एक्शन ये रहा है, जहां पर अब भी हम देख पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कई इलाकों पर आज भी छानबीन चल रही है। वहां पर बहुत से डॉक्टर्स हैं, उनके लॉकर्स को भी कहा गया कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उसकी भी छानबीन चल रही है। तो एक बड़े मॉड्यूल को बस्ट करने की ये फिलहाल प्रोसेस है, लेकिन इसके पीछे जो मेन इकोसिस्टम है, जिसमें जैश है, लश्कर है, जिसमें आईएसआई है, जिसमें वहाँ की एजेंसीज हैं, पाकिस्तान सरकार है और कुछ बाहरी एजेंसीज भी हैं, तो जाहिर तौर पर उसको कैसे क्रैक किया जाए, उसको कैसे रोका जाए, ये बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट एजेंसी के सामने। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पहले आतंकियों को यहाँ भेजा जाता था, अब यहाँ पर ही आतंकियों को जन्म दिया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा है कि इंडियन मुजाहिदीन की बात की जाती थी, जिसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। लेकिन इंडियन मुजाहिदीन के बावजूद लश्कर जैसा आतंकी संगठन जिसने मुंबई हमले को, जो सबसे बड़ा आतंकी हमला रहा है भारत को लेकर, और जो आपने कहा कि यहीं पर अब आतंकी तैयार किए जा रहे हैं, ये एक तरीके से फाइनेंशियली भी बहुत बेनिफिशियल है जो आतंकवादी संगठन है उनके लिए, क्योंकि अब जो इन्फिल्ट्रेशन वो करवाते थे, वो करवाने से तो अच्छा है आप यहीं पे उन्हीं को बरगला के उन्हीं पे पैसा खर्च करो, क्योंकि उसमें तो ज्यादा लगता है उनका। ड्रोन के जरिए ड्रग्स वगैरह भी वो भेजते हैं, वेपन्स वगैरह भी वहीं से आ रहे होते हैं। देखिए ये भी एक ट्रिक हो सकती है पैसा बचाने की। इसमें सिर्फ पैसा बचाने का मकसद नहीं है, इसमें एक छवि बचाने का भी मकसद है। पाकिस्तान लगातार, जब हम देखते हैं लश्कर की बात करें, वो एक्सपोज हो चुका है, चाहे लश्कर हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, जैश ए मोहम्मद हो, पूरी दुनिया अब ये जानती है ये ऑपरेट कहां से कर रहे हैं। तो वो अब कहीं ना कहीं इसको इंडियनाइज वर्जन देना चाहते हैं। हम तो नहीं है, ये तो खुद ये तो उन्हीं के भारतीय ही हैं। और जो हमने इंडियन मुजाहिदीन का नाम देखा, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में ही इंडियन है, तो कहीं ना कहीं इसको लेबल करने के लिए कि हमारे नहीं, हालांकि ऑपरेशन पूरा पाकिस्तान से होता है। शुरुआत हुई थी मुजफ्फराबाद से, ऑपरेशन बाद में शुरू हुआ कराची से, और आज की डेट में लाहौर, कराची और खासतौर से रावलपिंडी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में, तो ये तमाम प्लानिंग जो है ये बड़े स्केल पे हो रही है। पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री वाकई में है, और ऐसे में वो हथकंडा अपना रहा है जहां पर वो भारत को टारगेट कर सके। लेकिन ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसी है जो वो बिल्कुल चौकन्नी है, और इस तरह के मॉड्यूल को समय रहते ही बस्ट किया गया ताकि कोई किसी बड़े आतंकी हमले को होने से पहले ही रोका जा सके। जो हमने जो लाल किले पे देखा वो इससे कई गुना ज्यादा सीवियर हो सकता था। लेकिन अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि डॉक्टर्स का नाम बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स को लेकर जो सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं, तरह तरह की रिपोर्ट्स चल रही हैं। डॉक्टर का प्रोफेशन बहुत एक अच्छा प्रोफेशन है, रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है हिंदुस्तान के अंदर, और ऐसे में पाकिस्तानी जो आतंकी संगठन जो डॉक्टर होता है, टीचर्स जो होते हैं वो सबके संपर्क में भी होते हैं। डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स के संपर्क में होते हैं, जो टीचर्स होते हैं अपने स्टूडेंट्स के संपर्क में होते हैं, तो बरगलाना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि रीच बहुत ज़्यादा है पब्लिकली। तो इसी पर अब शिकंजा कसना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग थे जिनके नाम बार बार सामने आ रहे हैं, इनके संपर्क कहाँ कहाँ से थे, कैसे पैसा इनके पास आ रहा था, उसको लेकर एनआईए लगातार जाँच कर रही है। और आप क्या कहेंगे, दिल्ली ब्लास्ट जिस तरीके से हुआ, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।